हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है कोमल विरमानी आहूजा चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं शब्द उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी, वर्ण संकर शब्द आदि। रचना के आधार पर भी हम पढ़ चुके हैं। रचना के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर भी कौन कौन से शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, विलोमार्थी शब्द होते हैं इत्यादि। अब हम प्रयोग के आधार पर पढ़ने जा रहे हैं। प्रयोग के आधार पर दो तरह के शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं? अविकारी शब्द, जिसको अव्यय शब्द भी कहा जाता है, और दूसरा प्रकार है विकारी शब्द। आज का हमारा टॉपिक है अविकारी। अविकारी मीन्स अव्यय शब्द। सबसे पहले हमें अव्यय को समझना जरूरी है। यहाँ कुछ वाक्य देख रहे हैं हम, और इन वाक्यों में कुछ शब्द गहरे काले रंग के हैं। हमें इन्हीं पे फोकस करना है, इन्हीं को ध्यान देना है। जैसा पहला वाक्य हम पढ़ रहे हैं, स्नेहा सामने गई है, और दूसरा वाक्य भी साथ पढ़ रही हूँ मैं, सपना और स्नेहा सामने गई हैं। पहले वाक्य में आप देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द के साथ सामने शब्द था, स्नेहा सामने गई है। और दूसरे वाक्य में हम देख रहे हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं दोनों। पहला वाक्य एक वचन था, लेकिन दूसरा वाक्य बहुवचन है, सपना और स्नेहा। लेकिन दोनों वाक्यों में सामने शब्द में कोई अंतर नहीं आया है। एक वचन था तो भी वही सामने आया है, और बहुवचन है तो भी सामने में कोई अंतर नहीं आया है। अब हम अगला वाक्य पढ़ते हैं, पवन बाहर गया, और इससे अगला वाक्य है पवन और रमन बाहर गए थे। अब हमने लिंग बदल दिया है, पवन बाहर गया पुल्लिंग शब्द है, पवन पुल्लिंग है, बाहर गया। अब बाहर शब्द को हम देख रहे हैं अगली लाइन में कि पवन और रमन बाहर गए थे। अब हमने लिंग भी पुल्लिंग रखा और हमने उसे बहुवचन भी कर दिया, लेकिन हम यह भी देख रहे हैं कि बाहर शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे हम इसे स्त्रीलिंग शब्द के साथ लगाएं और चाहे पुल्लिंग शब्द के साथ, चाहे एक वचन के साथ या बहुवचन के साथ, इसमें कोई अंतर नहीं आ रहा है। और तीसरी चीज़, इसके काल में भी कोई परिवर्तन नहीं है। चाहे हम उसे वर्तमान काल के साथ लगा रहे हैं और चाहे उसे भूतकाल के साथ, कोई अंतर नहीं है, सामने शब्द में भी और बाहर शब्द में भी। अगला वाक्य हम देखते हैं, अनीता मेरे पास बैठी है। अब हम देख रहे हैं एक वचन है, मेरे पास बैठी है। पास शब्द को देखिए, अगली लाइन में देखेंगे पवन मेरे पास बैठा है। अब हम यहाँ देख रहे थे स्त्रीलिंग शब्द था और यहाँ पे पुल्लिंग शब्द है। यहाँ स्त्रीलिंग में भी वही पास शब्द है, कोई परिवर्तन नहीं है। पुल्लिंग शब्द के साथ भी वही पास शब्द ही लगा है, पास में कोई परिवर्तन नहीं है। अब हम ऐसे शब्द छांट रहे हैं, ऐसे शब्द देख रहे हैं जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार। और वही शब्द जिनमें लिंग, रूप, वचन का कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं होता है, ऐसे शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। अगले उदाहरण से भी इसे समझेंगे। रोहित और पवन मेरे पास ही हैं, ममता और अनीता मेरे पास बैठी हैं। अब इस वाक्य में हम देखें, रोहित और पवन पुल्लिंग हैं और बहुवचन है, और अगले वाक्य में ममता और अनीता स्त्रीलिंग है और बहुवचन है। इससे पहले हम एक वचन की बात कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ फोकस कर रहे हैं कि पास शब्द में क्या परिवर्तन आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि चाहे स्त्रीलिंग शब्द हो, चाहे पुल्लिंग शब्द हो, चाहे एक वचन हो और चाहे बहुवचन हो, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे पास जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन और काल में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं। अगले उदाहरणों से भी हम इसे समझ रहे हैं। सचिन बहुत खेलता है, फिर रोहित और सचिन बहुत खेलते हैं। हमने देखा एक वचन था तो भी बहुत में कोई अंतर नहीं है, और जब द्विवचन कर दिया या बहुवचन कर दिया हमने इसे, तो भी बहुत शब्द में कोई अंतर नहीं है। और यहाँ हम एक वचन लें या बहुवचन लें, पुल्लिंग शब्द लें या स्त्रीलिंग शब्द लें, इन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। अगले उदाहरण से भी इसे हम देखें, जिया दिन भर खेलती है, रिया और जिया दिन भर खेलती हैं।
अब यहाँ एक वचन था, यहाँ बहुवचन है, यहाँ स्त्रीलिंग शब्द है, यहाँ पुल्लिंग शब्द है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, ना तो लिंग का असर हो रहा है, ना वचन का है और ना ही काल का असर है। इसीलिए वो शब्द जिन पर इन तीनों ही बातों का कोई असर नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं आता है, कोई बदलाव नहीं होता है, ऐसे शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। एक और उदाहरण और देख लेते हैं। अंजू भीतर गई है, सचिन भीतर गया है। यहाँ क्रिया में अंतर है, लेकिन भीतर शब्द में कोई अंतर नहीं है। गुप्ता जी आज अवकाश पर हैं, सीमा जी और गुप्ता जी आज अवकाश पर हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं आज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं है। अतः ऐसे शब्द जिनके स्वरूप में कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं आता है, किस किस चीज़ का, लिंग का, वचन का, काल का, कोई विकार, कोई बदलाव, परिवर्तन नहीं आता है, ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय। अब यहाँ हम अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो आ और व्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। तो जो खर्च नहीं हो रहा है, खर्च नहीं हो रहा है का मतलब क्या हुआ कि ज्यों का त्यों बना हुआ है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ऐसे शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। अब हम देखते हैं अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार हैं? नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक अव्यय। ये 4 प्रकार हैं। इनमें से आज का हमारा टॉपिक है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, अर्थात क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब हम इसे अगले उदाहरणों में समझेंगे। यहाँ हम समझते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम सबसे पहले देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने के समय को व्यक्त करते हैं। काल शब्द से समझ में आ रहा है, काल अर्थात समय को। तो जो क्रिया के होने के समय को व्यक्त करते हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे हम यहाँ देखें, तुम वापस कब आओगे, और अगला है कल हम दिल्ली जाएंगे। अब इन दोनों वाक्यों में हम देख रहे हैं कब और यहाँ कल, यह दोनों शब्द समय का बोध करा रहे हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं। 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, तुरंत पानी लाओ। अब हम यहाँ वापस देखें, कब, कल, लगातार, तुरंत ऐसे शब्द हैं जो कब प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। तुम वापस कब आओगे, या कल हम दिल्ली जाएंगे, तो हम दिल्ली कब जाएंगे। इन सभी में कब प्रश्न का उत्तर आ रहा है। कब से आशय हुआ, क्रिया के होने के समय को व्यक्त कर रहे हैं। जैसे अगला उदाहरण देखें, पहले पढ़ लो बाद में खेलना। तो पहले और बाद में ये दोनों शब्द ऐसे हैं जो समय सूचक हैं, क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे हैं। अगला वाक्य क्या था? अखबार प्रातः 5 बजे आ जाता है। तो प्रातः शब्द भी समय को व्यक्त करता है। अब हम इन सभी वाक्यों में देखें, क्रिया के समय, अवधि, बारंबारता आदि का बोध कराया जा रहा है। और ऐसे शब्द जो उनके समय, अवधि और बारंबारता का बोध कराते हैं वही कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। एक और उदाहरण है, तब की बात और थी, वही समय से संबंधित है। अब हम इन सभी शब्दों में यह भी देख रहे हैं, क्योंकि यह अव्यय भी हैं, यह सारे शब्द जो हमने काले रंग से देखा है इन्हें लिखा हुआ, तो यह सारे शब्द अव्यय हैं। पहले अव्यय हैं, बाद में हम उसे क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण के अंतर्गत कालवाचक क्रिया विशेषण बताएंगे, क्योंकि यह अव्यय के ही भाग पढ़ रहे हैं हम। तो यह सारे शब्द ऐसे हैं, चाहे किसी भी काल में, किसी भी लिंग में और किसी भी वचन में इनका प्रयोग किया जाएगा, इनके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब हम उसके बाद उसके समय की बात कर रहे हैं कि सारे शब्द ऐसे हैं जैसे कब, कल, लगातार, तुरंत, पहले, बाद में, प्रातः, तब। यह सारे शब्द ऐसे हैं जो क्रिया के होने के टाइम को, समय को व्यक्त कर रहे हैं। अतः यह सारे शब्द
कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं। कल हमें जयपुर जाना है। सीमा प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ती है। दोनों ही शब्द दोनों ही वाक्यों में ऐसे हैं जो समय का बोध करा रहे हैं या कब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अगला है पवन अभी अभी आया है। आज तो बारिश आने की पूरी संभावना है। अब हम इन चारों वाक्यों में देखें, कल, प्रतिदिन, अभी अभी, आज, यह सारे शब्द क्रिया के समय को व्यक्त कर रहे हैं। अगले वाक्य हैं, ट्रेन आने का समय साय 5 बजे का है। मोहित अचानक गिर पड़ा। इन सभी वाक्यों में समय का बोध हो रहा है। अगला है, गुप्ता जी आज अवकाश पर हैं। राहुल अभी अभी पढ़ने बैठा है। अब हम अगला वाक्य देखते हैं, मैं दिल्ली आज जाऊंगा। वह क्रिया विशेषण कल पढ़ेगा। वह दिन भर पढ़ता है। नित्य स्मरण करो। सदा सत्य बोलो। मैंने यह पाठ कई बार पढ़ा। वह रोज स्कूल जाती है। अब हम यहाँ इन शब्दों को देखें जो हमने लाल रंग से दे रखे हैं। आज का अर्थ क्या हुआ? समय का बोध करा रहा है, काल का बोध करा रहा है। कल भी वही शब्द है जो समय की स्थिति को बता रहा है। वह दिन भर पढ़ता है। वह कब पढ़ता है अर्थात कब प्रश्न का उत्तर आ रहा है। नित्य स्मरण करो, सदा सत्य बोलो। इन सभी में या कई बार पढ़ा या रोज जाती है, इन सभी वाक्यों में अगर हम प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न समय से संबंधित है और समय अर्थात कब प्रश्न वाले हैं ये। तो ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जिनमें शब्दों के समय से संबंधित अर्थ निकलते हैं वह कालवाचक क्रिया विशेषण हैं। अगला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सीमा धीरे धीरे चलती है। अब पहले हम इनके उदाहरण ही देखते हैं। अब तक हमने देखा उदाहरणों में समय से संबंधित था। समय से संबंधित कौन कौन से थे? जैसे समय वाले क्या हैं? आज, कल, तब, अभी, कभी, साय, प्रातः, तुरंत, आजकल, दिन भर, इस तरह के शब्द थे। लेकिन अब हम नोट करें वाक्य बदल गए हैं। सीमा धीरे धीरे चलती है। उसके चलने का ढंग, तरीका बताया जा रहा है। पूजा तेजी से आई। अगला है वह जोर जोर से खांस रही है। पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ो। वह सहसा उठ गया। जरा तेज कदम चलाओ। अब हम वापस इन वाक्यों को ध्यान दें। सीमा धीरे धीरे चलती है। अब यहाँ धीरे धीरे से आशय क्या है? क्रिया की स्थिति, क्रिया करने का तरीका, रीति या शैली को व्यक्त करता है कि किस तरह से चलती है, उसका ढंग क्या है, विधि क्या है। तो जहाँ उस क्रिया की तरीके को, ढंग को, विधि को व्यक्त किया जा रहा है वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वाक्य हम दोबारा से देखें। धीरे धीरे चलती है। धीरे धीरे का आशय क्या हुआ कि उसके चलने के ढंग को व्यक्त कर रहा है कि उसका चलने का ढंग क्या है, धीरे धीरे चलना। पूजा तेजी से आई। उसका तरीका क्या है? वह तेजी से आई। वह जोर जोर से खांस रही है। जोर जोर से का आशय क्या हुआ? उसकी स्थिति, उसकी क्रिया करने की स्थिति या खांसने की स्थिति क्या है? जोर जोर से। पाठ ध्यान पूर्वक पढ़ो। पाठ पढ़ने के लिए कैसे कहा जा रहा है? किस तरीके से? ध्यान पूर्वक पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। वह सहसा उठ गया। कैसे उठा? अचानक उठ गया, सहसा उठ गया। जरा तेज कदम चलाओ। कैसे कदम चलाओ? तेज कदम चलाओ। अब हम इन सभी वाक्यों को फिर से ध्यान से देखें तो कैसे प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। सीमा कैसे चलती है? धीरे धीरे चलती है। पूजा कैसे आई? पूजा तेजी से आई। वह कैसे खांस रही है? जोर जोर से खांस रही है। तो अब हम इन सभी वाक्यों में नोट करें क्रिया के तरीके को व्यक्त किया जा रहा है और कैसे प्रश्न का उत्तर इनमें आ रहा है। अगला वाक्य देखें। मीना धीरे बोलती है। मीना कैसे बोलती है? मीना धीरे बोलती है अर्थात उसके बोलने के
तरीके को व्यक्त किया जा रहा है। पार्थ जोर से पढ़ता है। कैसे पढ़ता है? जोर से पढ़ता है, अर्थात उसके बोलने के तरीके को व्यक्त किया जा रहा है। अब हम परिभाषा रूप में इसे देखें तो ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया की रीति, विधि या ढंग को व्यक्त करते हैं। और ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? धीरे धीरे, सहसा, शीघ्र, तेज, अचानक, ध्यानपूर्वक, जोर जोर से, जोर से। तो यहाँ ऐसे शब्दों की बात हो रही है जो क्रिया की रीति को, उसके तरीके, शैली, ढंग को व्यक्त करते हैं। वो अव्यय शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला प्रकार है स्थानवाचक। हम यह सारा क्रिया विशेषण पढ़ रहे हैं। पहला प्रकार हमने पढ़ा कालवाचक, दूसरा हमने पढ़ा रीतिवाचक क्रिया विशेषण और तीसरा प्रकार है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और जो भी हम शब्द पढ़ रहे हैं जो जिनमें कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, चाहे वो काल से संबंधित थे और चाहे रीति से संबंधित थे, तो वो शब्द ऐसे थे जिनमें लिंग रूप वचन का कोई परिवर्तन नहीं था, कोई बदलाव नहीं था। ऐसे शब्दों को अव्यय कहते हैं और वही क्रिया विशेषण का एक भाग है। अब हम उसका क्रिया विशेषण का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब हम देखें, लड़का बाहर सोता है, सीमा नीचे पड़ती है, मनन सामने गया है, सड़क पर बाईं ओर चलो, इधर आओ उधर जाओ, अंजू भीतर गई है, यहाँ से वहाँ तक हरियाली ही हरियाली है, वह यहाँ रहता है। इन सभी वाक्यों में हम देख रहे हैं कि क्रिया के होने के स्थान का बोध हो रहा है। क्रिया हो रही है, पहले वाक्य में सोने की क्रिया है, लेकिन किस स्थान पर है? बाहर सोता है। दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है? पढ़ती है, लेकिन कहाँ पढ़ती है? नीचे पढ़ती है। मनन सामने गया है, कौन सी क्रिया है? गया है, लेकिन कहाँ गया है? सामने गया है। सड़क पर बाईं ओर चलो, चलने की क्रिया है, कहाँ चलना है? बाईं ओर चलना है। इधर आओ, कहाँ आना है? इधर। उधर जाओ, कहाँ जाना है? उधर जाना है। अंजू भीतर गई है, कहाँ गई है? भीतर गई है। यहाँ से वहाँ तक हरियाली ही हरियाली है, कहाँ कहाँ हरियाली है? यहाँ से वहाँ तक। वह यहाँ रहता है, वह कहाँ रहता है? अर्थात वह यहाँ रहता है। अब इन सभी वाक्यों में हमने जो प्रश्न बनाए, प्रश्न कहाँ से शुरू हुए? इन सभी वाक्यों के प्रश्न किस शब्द के से बने हैं? वह शब्द है कहाँ। तो जो वाक्य में स्थान का बोध करा रहे हैं कि क्रिया कहाँ हो रही है, पास है, दूर है, बाहर है, भीतर है, कोई भी क्रिया हो रही है, यहाँ वहाँ, सामने, नीचे, दाएं बाएं, इधर उधर, जहाँ भी हो रही है, अर्थात जो क्रिया के स्थान का बोध करा रहा है, क्रिया के होने की जगह का बता रहा है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगर हम इस बात को यूं कहें कि जिन प्रश्नों में कहाँ शब्द का उत्तर आता है, कहाँ प्रश्न का उत्तर आ रहा है, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अगले उदाहरण देखें हम। जाओ नीचे खेलो, प्रवीण सामने जाकर दाएं मुड़ गया, ममता अनीता मेरे पास बैठी है, कुंतल यहाँ छिपी है, वह आगे पीछे घूम रहा है, ढोलक बाहर रखी है, पूनम दूर चली गई, क्या तुम यहाँ रहते हो? सोनू स्कूल की ओर गया है, चप्पल चारपाई के नीचे है, रमन किस ओर गया है। अब हम इन सभी वाक्यों में देखें, क्रिया खेलो, लेकिन कहाँ खेलो? नीचे खेलो। प्रवीण सामने जाकर दाएं मुड़ गया, जाने की क्रिया है, और कहाँ जाने की क्रिया है? सामने जाने की क्रिया है। अनीता ममता मेरे पास बैठी हैं, बैठने की क्रिया है, कहाँ बैठना है? पास बैठना है। कुंतल यहाँ छिपी है, छिपने की क्रिया, कहाँ छिपना है? यहाँ छिपना है। वह आगे पीछे घूम रहा है, घूमने की क्रिया है, लेकिन कहाँ घूमना है? आगे पीछे। ढोलक बाहर रखी है, रखने की क्रिया है, लेकिन स्थान क्या है? बाहर।
पूनम दूर चली गई, कहाँ चली गई? दूर। स्थान कहाँ है उसका? दूर है। क्या तुम यहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? यहाँ रहते हो। सोनू स्कूल की ओर गया है। कहाँ गया है सोनू? स्कूल की ओर। जाने की क्रिया कहाँ है? स्थान की बात हो रही है। चप्पल चारपाई के नीचे है। चप्पल कहाँ है? चारपाई के नीचे। रमन किस ओर गया है? अब हम यहाँ पे लाल रंग वाले शब्द देखें। इन सभी शब्दों को लेकर के अगर हम प्रश्न बनाते हैं तो इनमें प्रश्न कहाँ शब्द को लेकर के बनता है, और यह शब्द क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं। और यहाँ जुड़ने का आशय है क्रिया के स्थान का ही बोध करा रहे हैं। जैसे इन वाक्यों में हमने देखा कि खेलो शब्द है पहले वाक्य में, और खेलो कहाँ खेलो? नीचे खेलो, अर्थात क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं। या कोई भी उदाहरण हम देखते हैं, रखी है ढोलक बाहर रखी है, तो कहाँ रखी है? बाहर रखी है। क्रिया से पहले जो आ रही है, जो शब्द आ रहा है स्थानवाचक शब्द है, वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। अब हम इसको परिभाषा रूप में क्या कहेंगे? ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। क्रिया की जो क्रिया हो रही है उसकी जगह या उसकी कोई दिशा है, किस दिशा में हो रही है, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऐसे शब्द कौन कौन से हैं? ऊपर, क्रिया ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, पास हो रही है, दूर हो रही है, कहाँ हो रही है, इधर उधर, कहाँ, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, दाएं हो रही है या बाएं, सामने अंदर बाहर। यह सारे शब्द वाक्य के अनुसार स्थान का बोध कराते हैं। और ऐसे ही शब्द, ऐसे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराएं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब हम 3 प्रकार के क्रिया विशेषण पढ़ चुके हैं, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक। अगला प्रकार है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम उदाहरण देखें इसका। सीमा जरा सा खाती है। कितना खाती है? जरा सा खाती है, अर्थात मात्रा का बोध हो रहा है। कितना? जरा सा, थोड़ा सा। मीना बहुत सोती है। कितना सोती है? बहुत सोती है। थोड़ा बहुत खा लो। कितना खाना है? थोड़ा बहुत। वह पानी बहुत पीता है। कितना पानी पीता है वह? बहुत पानी पीता है। अब यहाँ पे देखें, खाने की क्रिया हो रही है, लेकिन कितना? खाने की क्रिया है, अर्थात क्रिया की विशेषता है। और क्या बताई जा रही है? मात्रा को लेकर के। क्रिया खाती है और कितना खाती है? जरा सा खाती है। यहाँ पे क्रिया है सोती है, और कितना सोती है? बहुत सोती है। क्रिया की मात्रा को बताया जा रहा है। सोने की मात्रा कितनी है? बहुत मात्रा। खाने की मात्रा कितनी है? जरा सी। थोड़ा बहुत खा लो। कितना खाना है? थोड़ा बहुत, अर्थात खाने की क्रिया है लेकिन थोड़ा बहुत। यहाँ परिमाण का बोध हो रहा है, मात्रा का बोध हो रहा है। वह पानी बहुत पीता है, पीने की क्रिया है, और पीने की मात्रा कितनी है? बहुत मात्रा है। सोहन बहुत आलसी है। कितना आलसी है सोहन? बहुत आलसी है। पूनम कम ही पढ़ सकी। पढ़ने की मात्रा कितनी है? कम। सुमन काफ़ी देर से जगी। जगने का काम है और इसमें मात्रा कितनी है? काफ़ी देर से। खूब पढ़ो। कितना पढ़ना है? मात्रा कितनी है? बहुत सारी, खूब सारी। अगला है तुम जितना पढ़ोगे उतने ही ज्ञानी बनोगे। मोहन कितना सोता है। यहाँ सोने की मात्रा, जितना चाहो ले लो। अब यहाँ लेने की क्रिया है कितना, जितना। कितने रुपए लगेंगे? तो यहाँ मात्रा का बोध कराया जा रहा है। तुम और कितना चलोगे? मात्रा का बोध है। इतना खा लिया कि पेट भर गया। कितना खाया? इतना ज़्यादा, अर्थात मात्रा अधिक है। कितना पढ़ोगे? मात्रा पूछी जा रही है कि क्रिया पढ़ना है और पढ़ने की मात्रा कितनी है। अब हम परिभाषा रूप में इन्हें क्या कहेंगे? अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं।
और वो शब्द कौन कौन से हैं जो क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं? बहुत खाना, बहुत पढ़ना, बहुत आलसी होना, या अति शब्द है सर्वथा, कुछ खा लो, कुछ पढ़ लो। तो यहाँ क्रिया के साथ क्रिया की मात्रा या उसके परिमाण का जो बोध कराते हैं ऐसे शब्द और कौन से हैं? थोड़ा, बराबर, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, या ठीक, या कम, या उतना, या खूब। यह सारे शब्द वाक्य के अनुसार अगर क्रिया के होने की मात्रा का बोध कराएं तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाएगा। अब हमने इस प्रकार 4 प्रकार के क्रिया विशेषण पढ़े। कालवाचक, जो क्रिया के होने के समय का बोध करा रहे थे। दूसरा प्रकार पढ़ा हमने रीतिवाचक, जो क्रिया के होने के ढंग, तरीका, शैली का बोध करा रहे थे। तीसरा प्रकार था स्थानवाचक, जो क्रिया के होने के स्थान की, दिशा की सूचना दे रहे थे, उनके बारे में बता रहे थे। और अगला प्रकार था, चौथा प्रकार, परिमाणवाचक, जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध करा रहे थे। इस प्रकार 4 प्रकार के क्रिया विशेषण हमने पढ़े। अब हम थोड़ा सा अभ्यास करेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा वो हमने समझा या नहीं। पहला वाक्य है, मीना बहुत सोती है। पहला वाक्य बहुत सोती है, सोने की क्रिया है। और अब आपको बताना है कि यहाँ बहुत शब्द कैसा है। क्या यह रीति का बोध करा रहा है, या समय का बोध करा रहा है, या स्थान का, या परिमाण का? अब आप समझ चुके होंगे। मीना बहुत सोती है अर्थात सोने की मात्रा की बात हो रही है। तो यहाँ हम कौन सा क्रिया विशेषण बताएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। तो यहाँ सदा शब्द अव्यय है। यहाँ सदा के बारे में ही पूछा जा रहा है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। अब आपको बताना है कालवाचक है, रीतिवाचक है, स्थानवाचक है, या परिमाणवाचक है। सदा हम समझ चुके हैं, सदा समय से संबंधित है, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। सोहन बहुत आलसी है। सोहन बहुत आलसी है, तो आलसी होने की मात्रा या परिमाण, तो सीधी सी बात है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह क्रिया विशेषण कल पढ़ेगा। कब पढ़ेगा? कल पढ़ेगा। अर्थात प्रश्न कब वाला है, तो यह कौन सा होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। पूजा तेजी से आई, आने की क्रिया है, किस तरह से है, कैसे है, कैसे प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, अर्थात रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तेजी से आई। वह दिन भर पढ़ता है। अब आप स्वयं बताएंगे कि वह दिन भर कौन सा क्रिया विशेषण है, क्या कालवाचक है, या स्थानवाचक, या रीतिवाचक, या परिमाणवाचक? दिन भर, समझ गए आप? दिन भर का आशय क्या हुआ? काल से संबंधित है, अतः कालवाचक क्रिया विशेषण है। मनन सामने गया है। सामने गया है, जाने की क्रिया है। सामने अर्थात काल तो नहीं है, तो रीति है क्या? नहीं। यहाँ सामने का अर्थ है स्थान से, तो यहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। सड़क पर बाईं ओर चलो, कहाँ चलना है? बाईं ओर। कहाँ का आशय क्या हुआ? स्थान की बात हो रही है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वह पानी बहुत पीता है। पीने की मात्रा का बोध हो रहा है, बहुत, अर्थात परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यहाँ से वहाँ तक हरियाली ही हरियाली है। यहाँ, वहाँ, कहाँ शब्द का उत्तर मिल रहा है, तो कहाँ का आशय क्या हुआ? स्थानवाचक है। तुम जितना पढ़ोगे उतने ही ज्ञानी बनोगे, अर्थात ज्ञानी बनने की मात्रा, तो यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। मोहित अचानक गिर पड़ा, तो यहाँ गिरने की क्रिया है और गिरने की रीति, गिरने का ढंग, तरीके की बात हो रही है, अतः रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गुप्ता जी और सीमा जी आज अवकाश पर हैं। कौन सा अव्यय है यहाँ पर? आज। और आज किस प्रश्न का उत्तर दे रहा है? समय का, कब, तो यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण। राहुल
अभी अभी पढ़ने बैठा है। अभी अभी, अभी अभी से आशय क्या हुआ, समय का बोध करा रहा है, अतः यहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण है। साथियों, अब आप क्रिया विशेषण अच्छे से समझ चुके होंगे और वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार के कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। साथ ही अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए।